So this King Louis, he was in secret negotiation with the neighboring countries, so as to uh, he was having this planning ki whatever the developments were going on in his own country, that will be stopped by the other countries and other countries will attack in on his own country. So that was also one of the reason जहां पर इसके ऊपर एक treason का charge जो था वो लगाया गया कि he himself went against his own country, right? कि उसने नो डाउट किंग लुई ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया है, बट सीक्रेटली उसने अपनी नेबरिंग कंट्रीज जो थी उनके साथ एक आप कह सकते हैं नेगोशिएट किया कि वो इसकी कंट्री के ऊपर अटैक करेंगी और इसके जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं नेशनल असेंबली की उसको खत्म कर देंगी। सो वो एक तरह से ट्रेजन का चार्ज जो था वो इसके ऊपर लगाया गया था, प्लस वट एवर एट्रोसिटीज ही हैड बीन इम्पोजिंग ऑन द पीपल, दैट वाज आल्सो द रीजन, राइट? सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि जो थर्ड एस्टेट जो भी सफर कर रहा था उसके कारण जो लोग थे दे वर नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ द डायनेस्टिक रूल। Why? Because these people, the third estate was not having the power to elect, or they were not having any of the political power and so on. They were just meant to pay the taxes, that's all. सो वो कुछ राइट्स ऐसे थे और जो वो नहीं मिल पा रहे थे, तो वो एक रीजन रहा कि जो लोग थे दे वेंट टोटली अगेंस्ट द लुई 16 और दैट्स व्हाई ही वाज एग्जीक्यूटेड। और एक अदरवाइज भी हिस्ट्री माना जाता है कि जो किंग लुई था ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ आल्सो। Mary Antoinette was his wife, and you can say he used to rule, and I mean, her wife was having such much of interference in the country. So that may also be the reason. Hanji Narendra beta, what's your doubt? Today we are just clearing the Ma'am, I doubts want only. to ask about the old regime. Yes. So, ma'am, what was that actually? See, old regime means whatever the time period was there before the revolution. हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन को, फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक मार्जिन हम लोगों ने बना दिया है। मार्जिन जो है रेवोल्यूशन से पहले का जो टाइम पीरियड है दैट्स अ ओल्ड regime, जो उसके बाद का टाइम पीरियड है दैट्स अ न्यू regime। 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड है दैट इज द ओल्ड वन, जहां पर द किंगशिप वाज देयर, मोनार्की वाज देयर एंड डायनेस्टिक रूल वाज गोइंग ऑन, राइट? दैट एंटायर टाइम पीरियड इज अ ओल्ड regime, राइट? हाँ जी शिता। Yes, ma'am. Ma'am, after the clergy and the nobility, they give up their privileges. So after that, they also start paying the taxes. Yes, 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 yes. The taxes जो था, taxes का जो system था now that was uniform, कि इन्होंने इनके जितने privileges थे वो तो ले ही लिए गए, even जो taxation system था उसको भी uniform कर दिया गया। Now they were also to pay the taxes. Ma'am, before the clergy and the nobility was there, the business person, they were the middle class. They were termed as middle class, and they also pay the taxes. Or being powerful, they refused. No, nothing like that, because entire third estate had to pay the taxes. एंटायर थर्ड एस्टेट हैड टू पे द टैक्सेस। ये तो ये माना जाता है कि बहुत लेटर स्टेजेस में जाकर जो लोग थे थर्ड एस्टेट के, वो थोड़ा जब एजुकेटेड होना शुरू हुए तब जाके हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास थी उसका एक, आई मीन देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ द मिडिल क्लास। अदरवाइज तो ये थर्ड एस्टेट जो था ये कॉमन एक एस्टेट ही रहा है, राइट? बहुत लेटर स्टेजेस में इनमें से भी कुछ एक क्लास ऐसी थी जो थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती चली गई, right? It had not been there since the origin of the country. ऐसा नहीं था वहां पर जो थर्ड एस्टेट था वो it had always been the, you can say, the taxpayer only, right? तो लेटेस्ट स्टेजेस में जब मिडिल क्लास इमर्ज हुई तब जाके इन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट जो था वो करना शुरू किया। हाँ जी हृदय। Ma'am, why was the queen also executed with the king? Like, see, ऐसा होता है कि अदरवाइज ये माना जाता है कि जो मॉब होती है ना, मॉब का अपना एक माइंडसेट नहीं होता है, राइट? मॉब मीन्स कि व्हेन दे आर इन फ्यूरी, जब मॉब जो है जो गुस्से में आती है तो उनका अपना माइंडसेट नहीं होता है कि व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड, दैट इज नॉट, आई मीन दैट डजंट मैटर इवन।
So the thing was कि the King Louis he was executed, और वही अब जब लोगों को लगने लगता है कि she had also been the reason behind this revolution, so she was also executed. इसके भी एक दो ही आप कह सकते हैं कुछ reasons भी ऐसे रहे कि she was also a very cruel type of queen. She also had never been thinking for the welfare of the people. ये भी माना जाता है कि कई बार जब वहां पर ब्रेड के प्राइसेस जो थे जब वो इंक्रीज हो गए थे, तो द women had gathered, they went to queen for the help also, and she had refused to help the women also. So ये कुछ ऐसे reasons रहे हैं जिससे कि जो लोग थे they were against the queen also. So once अब एक बार जब लोग जो थे पावर में आ गए, उन्होंने के लुई को हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि अब he is not there, so better to you can say destroy the entire monarchy system itself. Those whoever is belonging to this royal family, that better to destroy it. So that could be also be the reason. Hanji, anyone who is having the doubts? Yes, Parneet Kaur beta. Ma'am, what is veto power? What is veto power? Veto power is the power saying no to any of the decision. वीटो पावर होती है जहां पर आप किसी भी डिसीजन को नो कह सकते हैं, और आपके पास अगर वीटो पावर है और आप चाहते हैं कि कोई डिसीजन ना माना जाए, तो वो नहीं माना जाएगा. वीटो पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम में, राइट. सपोज आपके आप लोग यू आर say a group of few people, say 7 to 10 people are there, और उसमें से तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक वीटो पावर दे दी जाती है कि अगर आपकी क्लास के फेवर में जो भी डिसीजन लिया जाता है, यू आर हैविंग द वीटो पावर, राइट. सो सम डिसीजन इज टेकन, राइट. अब उन तीन में से अगर एक भी अपनी वीटो पावर यूज करता है और कहता है कि ये डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, तो चाहे पूरा स्कूल डिसीजन ले रहा हो, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा. और वीटो पावर जो है यही माना जाता है कि इसका जो यूज है वो बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए, और अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड टूल. इसका एक बेनिफिट भी ये होता है कि बाई चांस कोई एक अनफेवरेबल सा कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो एटलीस्ट दैट कैन बी प्रिवेंटेड. हाँ जी, कशिश बच्चे बताइए. मैम, ये जो सारा उन्होंने किया था कि ये जो थर्ड स्टेट है वो ही सिर्फ टैक्स पे करेगी, ये किसने डिसाइड किया था सबसे पहले? किसने डिसाइड किया था? ये बच्चे एक्चुअली फ्रांस में सिस्टम ही ऐसा चल रहा था शुरू से ही. जब ये मोनार्की बनी हुई थी ना, जब से मतलब ये आप कह सकते हैं जब से फ्रांस चल रहा था, जब से इमरजेंस में आया, मोनार्की आई, तो उस समय ही एक इनिशियली ही एक डिसीजन ले लिया गया था कि द थर्ड स्टेट विल पे द टैक्सेस. जब ये स्ट्रक्चर बना ना, सोशल स्ट्रक्चर बना था फ्रांस में, तभी ये डिसीजन ले लिया गया था. एंड डिसीजंस नॉर्मली दीज टाइप ऑफ डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय द पावरफुल क्लान्स ऑफ द सोसाइटी. आप लोगों को याद होगा, आपने मैम, क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ था कि हाउ द पावरफुल क्लास, उस समय की जो जाति सिस्टम होता था, तो कैसे जो पावरफुल थे उन्होंने अपने आप को, आई मीन दे प्लेस्ड देमसेल्फ एज द हायर लेवल ऑफ द society, and the weaker they had to be at the lower part, and the higher one or the stronger one they joined the higher classes, and the weaker one had to join the lower caste. So ये सिस्टम जो है ये ह्यूमन नेचर है, जो स्ट्रॉन्गर है वो अपने आप को हमेशा हायर लेवल पे प्लेस करते हैं. सो इन्होंने जो रॉयल्टी थी, नोबिलिटी थी, दे हैड डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू पे द टैक्स, क्योंकि ये माना जाता था, ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं है बच्चे, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी सी है जहां पर जो पावरफुल हैं वो ये मानते हैं दैट दे आर ब्लेस्ड, दे आर प्रिविलेज्ड, दे आर टू बी प्रिविलेज्ड, राइट. सो उस चक्कर में क्या होता है कि ऑलवेज द पुअर वन, द वीकर वन, दे आर ऑलवेज द सफरर हियर, राइट. सो ये हमेशा से ऐसा रहा है. तो इनिशियली ही आई मीन जब ये सोशल स्ट्रक्चर वहां पर बना था, तो उस टाइम पर ही ये डिसाइड हुआ था कि द थर्ड एस्टेट इज गोइंग टू पे द टैक्सेस, राइट. मैम, फिर उस टाइम थर्ड स्टेट ने बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं गए थे? सी जो वीकर सेक्शंस रहते हैं ना, हमेशा दे आर ऑलवेज नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोटेस्ट.
हम इस चीज को यहाँ ले सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे अराउंड 1600, राइट, हम लोगों ने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, राइट? When the industries were getting ruined in our country, why didn't we protest? When the subsidiary lines, when the doctrine of labs and such other policies were there, so as to have a control over the country, why didn't we protest? We had one complete protest in 1857, right? हम protest कब करते हैं? When it becomes excess, right? जब तक हम लोग bear कर लेते हैं ना चीज, तब तक हम लोग protest नहीं करते. When the things becomes unbearable, then only it's a human nature, right? जब चीजें unbearable हो जाती हैं तभी लोग जो है वो protest करते हैं. प्लस जो mob है, जो आम लोग है ना, they need stimulation to express, to protest, right? So जब इस टाइम पे जाके कुछ फिलोसोफर्स थे या कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जब उन्होंने इनिशिएट किया, तब जाके जो थर्ड स्टेट थे, दे हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. हाँ जी सलील बेटा. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, when Napoleon was defeated, so who ruled in Europe? So after the death of Napoleon, now there was a democracy in the country. उसके बाद जो थी वो democracy restore हो गई थी, elections हो गए थे, and the democratic rule was started. Revolution से पहले monarchy, revolution से लेकर till Napoleon, it was a chaotic government ही थी वहां पर. But somewhere, I mean, Jacobins आए 2 साल के लिए, उसके बाद again फिर some type of chaosness had been there, right? Till Napoleon's death, there was again a dictatorship. और इसकी डेथ के बाद फाइनली फ्रांस में डेमोक्रेसी जो थी वो रिस्टोर हुई, राइट? हाँ जी हृदय. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो बेटे. Ma'am, तो Ma'am, on the page number 19, ma'am, do we need to read about the revolutionary woman Olymp this name? Yes, I can't- it's for your reference. We can go through it. No problem. ma'am, I was saying that French were in a condition not to be in the democracy. So why did they came to I'm sorry, beta, you are not audible. now? Fine, Hridaya, you are having further doubts? Hand is raised. Napoleon No, का ma'am, तो actually- I'm having a video also. I'll just show you the video. Humankind. I'm Anirudh, a history blogger, an artist, and a Blitz Pilani graduate. In this lesson, we're going to talk about the extraordinary career of the man known as Napoleon Bonaparte, and we're going to talk about how that reshaped Europe and set the foundations for what was to come. First of all, Emperor Napoleon I. When Napoleon became emperor? The last time we saw him, he had just overthrown the Directory and become the first consul of France. But in 1804 CE, Napoleon did the unthinkable. He restored a monarchy to France. Just imagine, France had just killed its last king, and here Napoleon comes up and says, I am now your monarch. But he was so popular and had such an efficient propaganda machine that people supposedly held a referendum and elected him to be their emperor on the basis of merit. And even more surprisingly, Napoleon, even though he invited the Pope to the coronation, didn't ask the Pope to crown him. He crowned himself. You can see him in this painting crowning his wife, the Empress Josephine. Napoleon immediately embarked on an extraordinary reorganization of France. He started to build universities, he started to build armament factories, he started to really set the foundations for the modern French national character, especially with the Code Napoleon, which is the legal code, which is still the basis of the legal code of France today. The very next year, Napoleon embarked on an extraordinary expedition to humble the rest of the European powers. Austria and Russia together had raised a massive army and confronted Napoleon at the Battle of Austerlitz. In one of the most extraordinary extraordinary pieces of generalship that has ever existed in history,
Napoleon defeated the combined armies of Austria and Russia in a single day. He smashed the old empires. He abolished the Holy Roman Empire, which was the confederation of German states, if you recall, that was established in 800 AD. Institution more than 1,000 years old was abolished. He then brought in rationality and the French ideas of nationalism and rationalism, such as the decimal system of numbering, to Germany. He signed a treaty with the Russian Emperor, the Treaty of Tilsit, and established what is known as the continental system. So the basic idea of the continental system was to exclude England from all European trade. So European countries were essentially supposed to set up a blockade against trading with England. Now, sadly, Napoleon didn't really have the sea power to enforce that. He was never able to gain dominance in the naval sphere, so he was never able to invade England. And this is partially because of the famous Battle of Trafalgar in 1805. At the Battle of Trafalgar, this English hero called Admiral Nelson died in battle. To this day, his extraordinary actions are commemorated in Trafalgar Square in London. But because of these same actions, it meant that Napoleon was never able to cross the English Channel. He was never able to fully implement the continental system. And that meant that England was always going to be a thorn in the emperor's side. It was always going to be a destabilizing influence. Meanwhile, Napoleon grew ever more ambitious. He set up his brother as a puppet ruler in Spain and did the same in most of the states of Europe and Germany as well. But Napoleon sadly pushed too far. In 1812, he declared war on Russia because Russia was refusing to abide by the continental system and kept trading with England. Meanwhile, in Spain, England funded a guerrilla war against Napoleon and also sent troops to fight him. This led to the French becoming more and more brutal. You can see them here actually committing an execution of some rebel leaders brutally without trial. This really helped turn the popular opinion against France and Napoleon. Meanwhile, when he invaded Russia, the Russian winter absolutely decimated his army. The Russians just kept retreating and refused to fight Napoleon. He invaded with a force of 600,000 men and left with barely 60,000. Just imagine. So Napoleon was eventually deposed and he was sent into exile. But he came back in 1815. Within 100 days, he declared himself emperor again. He assembled an army and went to war against the coalition of the other European powers. But the brilliant general, the Duke of Wellington, Sir Arthur Wellesley, actually managed to defeat him at the Battle of Waterloo in 1815. This meant that Britain was now supreme among the European powers because every other European power, recall, has been defeated by Napoleon at some time or the other, except for Britain. Now Britain was the most prestigious of the European powers, and as we're going to see, Britain's colonial and trade power was also increasing, so it was becoming by far the dominant power in the world. They now exiled Napoleon to the island of St. Helena, where he died in 1821. The same Duke of Wellington went on to have a long and successful career as a politician and became the British Prime Minister later. This is a photograph of him in his later years. Just imagine, this is a photograph of a man who once saw the Emperor Napoleon Bonaparte. क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपको You have seen ki how this person, he himself crowned himself as the emperor of the country, and no doubt he started with the many of the good measures also. He had tried to modernize the France also. आज तक भी जो Napoleon है, he is having a very, you can say, एक respectfully इसका नाम लिया जाता है Napoleon का, और he had been a very great ruler. Right? ये बात अलग है कि इसकी armies जो थी, now they were just confined to extending their empire, so that could not be, say, very much accepted by the people. So जो later stages है इसके जो rule के थे, that had not been so positive one, right? So in Waterloo का जो battle था, that was in 1815. वहां पर he was defeated and he was sent to St. Helena Island as execution, as a part of execution, और जहां पर he died in around 1821. हाँ जी दीदी बताइए. Okay, just a minute.
सेटिंग्स की। हाँ जी, Ma'am, were the people also dissatisfied with Napoleon's rule in the country? yes, reason is that reason was कि already this Napoleon, he was a dictator. So जो आम लोग थे, they were also not so happy जब तक तो उसका एक आप कह सकते हैं reformatory time period या उसके जो working रहा तब तक ठीक था. But when they had now been more concerned in just extending their territories, then the people were not so happy. See, जो dictatorship होती है, लोग जो है वो कभी भी उससे खुश नहीं होंगे. Dictatorship हमेशा होती है, one man army होती है, where the one person is deciding there, right? So that is say not at all acceptable. So then Waterloo ruled over the Europe. Can you please repeat, Vijay? Ma'am, Waterloo ruled over the Europe. Who Oh, defeated Waterloo, it was a Napoleon? place. It was a place. Waterloo was a place. It's a place near Belgium. वहां पर ये वॉर हुई थी, और ये वॉर जो है हमारे यूरोपियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में इट इज फेमस एज अ बैटल ऑफ वाटरलू. और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि एज आई सेड कि ये माना जाता था कि नेपोलियन वाज अ पर्सन हु कैन नेवर बी डिफीटेड, बट ही वाज डिफीटेड बाय द कंबाइंड फोर्सेस, जिसमें ब्रिटेन हैड टेकन द लीड. तो उसमें ये जो वाटरलू की जो बैटल थी उसमें ये हार गया था. तो दैट्स व्हाई दिस बैटल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और अभी हमने जैसे ही पढ़ा था कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराया था, और नेपोलियन का ये माना जाता था कि कभी हार नहीं सकता है. तो उसके बाद जो ब्रिटेन था वर्ल्ड पावर या कह सकते हैं वर्ल्ड मैप पे एक इट हैड बीन इमर्जिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, राइट. क्योंकि नेपोलियन को हरा दिया है, ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट था. तो उसके बाद से ब्रिटेन जो है ये एक बहुत पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज हुआ, और इट हैड बीन नाउ अ सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड पावर. पूरे वर्ल्ड में एक इमेज इस जंग से बन गई थी कि इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री. और अगर हम लोग आगे भी जब पढ़ेंगे ना, तो जब हम वर्ल्ड वॉर्स भी पढ़ेंगे, देन आल्सो विल कम टू नो कि कंट्री इट हैड ऑलवेज बीन बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, बट इट in terms of resources we can say it is a very stronger country, right. अपने resources के base पर ही this country could rule, it could rule many parts of the world. जो ब्रिटिश है ना, ये एक कोट होता था कि इनके राज में, ब्रिटिश के राज में जो सन है या सन डजंट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर. इसका मतलब क्या था कि हिंदी में एक आ जाता था कि ब्रिटिश राज के टाइम पे सूर्य अस्त नहीं होता है. इट मीन्स कि उनका एम्पायर इतना ज्यादा फैला हुआ था कि इफ इट इज डे एट वन कंट्री, इट इज नाइट इन द अदर. व्हेन इट इज अ नाइट इन वन कंट्री, द डे इज देयर इन द अदर कंट्री. मीन्स वहां तक इनका राज फैला हुआ था. एशियन कंट्रीज थी, जापान है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, प्लस अमेरिका भी था, राइट. सो आई मीन एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे which were the colonies of these Britishers, right. So that's why it had been a very very say a powerful country, right. इसकी जो वीडियोस हैं, जैसे मैंने बताया, मैं आप लोगों को आज भेज दूंगी इस चैप्टर की कुछ वीडियोस, right. So that will be very helpful to you people. Okay, your question is that why the French business people, why they took or bought the slaves from Africa, right? See, Africa जो थी ना, वो एक थोड़ी पुअर कंट्री मानी जाती है. तो यहाँ से स्लेव्स को लेना, परचेज करना, वो थोड़ा इनके लिए सस्ता पड़ता था. यूरोप के जो लोग थे वो एज अ लेबर काम करना नहीं चाहते थे. रीजन कुड बी कि एक तो क्लाइमेटिक डिफरेंसेस हैं, राइट. कुछ यूरोपियन जो थे ना, उस टाइम अपने आप को बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड मानते थे. तो एज अ लेबर काम करना, दे वर नॉट एक्सेप्ट, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, राइट. प्लस स्ट्रेंथ वाइज, फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज भी जो अफ्रीकन्स होते थे ना, दे वर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस.
वो किसी भी क्लाइमेट में, हार्डशिप में वो काम कर सकते थे, प्लस पुअर थे. So it was cheaper for these French businessmen to purchase the slaves from Africa and then transport it to or to sell it to the planters in America. मतलब ये यहाँ से ट्रेड करते थे, ये स्लेव्स का बिजनेस करते थे, अफ्रीका से सस्ते में खरीदे और अमेरिकन प्लांटर्स को महंगे दाम पर बेच दिया, राइट? क्योंकि यहाँ पर भी अफ्रीका में भी काफी सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी जिसका फायदा इन फ्रांस ने उठाया.